नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 53। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 52, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो जो है वो मिल जाएगा। और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो आप लाइव आकर भी ये वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था, सारनाथ का जो स्तंभ चक्र है वो क्या दर्शाता है? क्रांति को, न्याय को, धर्म चक्र परिवर्तन को या धम्म को। 4 ऑप्शन थे, आपको बताना था कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो सारनाथ का जो स्तंभ चक्र है वो क्या दर्शाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो दर्शाता है। और बात करें किसने बनवाया था, तो महान सम्राट जो अशोक थे, महान सम्राट जो अशोक थे, इनके द्वारा 250 ईसा पूर्व में जो है वो बनवाया गया था। 250 ईसा पूर्व में सारनाथ में जो है वो बनवाया गया था। और ये स्तंभ जो सारनाथ का संग्रहालय है उसमें जो है वो रखा हुआ है। इसी को हम अशोक स्तंभ के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इस स्तंभ में 4 शेर जो है वो एक दूसरे से पीठ सटाकर जो है वो बैठे हुए हैं। जैसे आप देखते हैं, आपको जो रुपया होता है, सिक्का होता है, उसमें भी वो देखने को मिलता है। चलिए अब देख लेते हैं अपना इस वीडियो का प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि किस समिति या आयोग के अनुसार एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक में इस बात पर बल दिया गया कि विकास के दृष्टिकोण पर प्रामाणिक चिंताओं का अधिभार नहीं डालना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि किस समिति या आयोग के अनुसार जो है वो ऐसा कहा गया है। कोठारी आयोग, यशपाल समिति या हर्टांग आयोग या राजेंद्र सक्चर समिति। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। या हर टोग नहीं है, हर टांग है, जो ये ऊपर रा लग जाएगी। तो चलिए ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए कोठारी आयोग बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। कोठारी आयोग जो है, इसका जो गठन किया गया था वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में जो है वो किया गया था। और हाल ही में अभी नई शिक्षा नीति 2020 की आई है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक हाईलाइट में आई हैं, तो इनसे प्रश्न आगे भी बनने के चांसेस हो सकते हैं, पूरे चांसेस हैं। बात करें कब आया था, तो 1964 से 66 में आपका कोठारी आयोग जो है वो आया था। और बात करें अपने प्रश्न की, तो इसमें बताया गया था कि विकास के दृष्टिकोण का अनुपालन करने के बजाय जो भारत की समस्याएं हैं, जैसे कि गरीबी है, अशिक्षा है, असमानता है, जातिवाद है, बंधुआ मजदूरी है, बच्चों की शिक्षा है, लैंगिक मुद्दे हैं, सभी जो है इनके रूप में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ध्यान जो है वो दिया जाए। तो यही आपका प्रश्न में पूछा गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा, अटाला देवी मस्जिद कहाँ पर जो है वो स्थित है? लाहौर में, अजमेर में, जौनपुर में या दिल्ली में। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है अटाला देवी मस्जिद जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन है ABCD। बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जौनपुर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जौनपुर में स्थित है। जौनपुर के जो लोग हैं उनके लिए प्रमुख पर्यटक आकर्षण में से भी जो है ये आपका अटाला देवी मस्जिद जो है वो आता है। अटाला मस्जिद जो है, या कह सकते हैं ये जो मस्जिद है उसके निर्माण का समय क्या था, तो 14वीं सदी के आसपास जो है वो माना जाता है। और जौनपुर आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन में जौनपुर ना लिखा हो के उत्तर प्रदेश लिखा हो तो भी आपका वहां पर सही होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा, जीन जंग्स रूसो। यहाँ पर एक ही मात्रा लगेगी, इनका नाम है जीन जैक्स रूसो। तो इन्होंने तर्क दिया था कि सामान्य व्यक्ति नेताओं की तुलना में अधिक विश्वसनीय
या सामान्य व्यक्ति स्वार्थी हितों को साधने में बेहतर होते हैं, या लोगों को शासकों के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, या बहुमत हमेशा सही होता है। तो आपको बताना है जीन जैक्स रूसो के तर्क के अनुसार इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि सामान्य व्यक्ति स्वार्थी हितों को साधने में बेहतर होते हैं। इन्होंने सामान्य की शक्ति का जो है वो सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत में कहा गया था कि सामान्य हमेशा व्यक्तिगत इच्छा शक्ति से बेहतर होगा। तो ये जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा। तुर्की की मुद्रा जो है वो क्या है? डॉलर है, लीरा है, रुपया है या युआन है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है तुर्की की मुद्रा जो है वो क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, लीरा जो है वो सही हो जाएगा। तुर्की जो है उसकी मुद्रा क्या है? टर्किश लीरा है। पूरा नाम क्या है उसका? टर्किश लीरा। जो करंट अफेयर सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हम कराते हैं, वहां पर जो सभी इंफॉर्मेशन उस कंट्री के संबंध में देते हैं, वहां पर मैंने बताया था, एक बार प्रश्न आया था। तो तुर्की की मुद्रा है टर्किश लीरा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा। वह कौन से क्षेत्र हैं जिनमें शैक्षिक उद्देश्यों को ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार विभाजित किया गया है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है संज्ञानात्मक भावात्मक मनोप्रेरक, रचनात्मक भावात्मक मनोप्रेरक, भावात्मक मनोप्रेरक और संज्ञानात्मक, या रचनात्मक मनोप्रेरक और संज्ञानात्मक। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं उत्तर की। तो पहला ही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक। जो ब्लूम का वर्गीकरण था, शैक्षिक उद्देश्यों को इन्हीं 3 क्षेत्रों में जो है वो बांटा गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? आपको बतानी है। चना, मक्का, गेहूं, सरसों। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सी फसल रबी की फसल जो है वो नहीं है। चना, मक्का, गेहूं या सरसों। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि रबी की फसल होती क्या है। तो आप साधारण सी भाषा में एक लाइन याद रखिएगा कि रबी फसल जो है आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। बोई कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में। इस पर एक ट्रिक भी बना रखी मैंने, जीके वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में जो है वो काट ली जाती है। अब एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से आते हैं? तो आपका गेहूं आता है, सरसों भी आता है, चना भी आता है, मक्का नहीं आता। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कौन सी फसल नहीं है। गेहूं, सरसों और चना। इसके अलावा यदि बात करें तो मसूर भी आपकी रबी की फसल में ही आती है, जो कि काफी जगह ऑप्शन में आपको देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां। सूक्ष्म चिंतन उत्पन्न होता है मानसिक स्थिति से, अज्ञानता से, प्रकृति की पूछताछ से या स्वास्थ्य मन से? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मानसिक स्थिति जो है आपका सही हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं सूक्ष्म चिंतन जो है आपका मानसिक स्थिति से जो है वो उत्पन्न होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां। एंजाइम होते हैं अकार्बनिक लवण, नाइट्रेट, सूक्ष्म जीव या प्रोटीन? चार ऑप्शन है, बताना है आपको एंजाइम होते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि प्रोटीन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं जो जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उसके भीतर उत्प्रेरक यानी कि कैटालिसिस जो है उसके रूप में जो है वो कार्य करते हैं। वे एक दूसरे से जुड़े और अमीनो जो एसिड है उसके एक या अधिक लंबी जो श्रृंखला है उससे जो है वो बने भी होते हैं, और जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं उसको गति देने का कार्य भी जो है वो करते हैं।
इसके अलावा एंजाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य जो आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम के द्वारा ही जो खाद्य पदार्थ हैं उनके बड़े बड़े जो अघुलनशील अणु होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं में जो है वो परिवर्तित होते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नवा सूक्ष्म चिंतन के संबंध में लाल रंग किसका प्रतिनिधित्व जो है वो करता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। सूक्ष्म चिंतन के संबंध में लाल रंग किसका प्रतिनिधित्व जो है वो करता है? चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि मान्यताओं की पहचान करना, तर्क का मूल्यांकन करना और निष्कर्ष निकालना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसको यदि लाल रंग से जोड़कर बात करें तो सूक्ष्म चिंतन के मॉडल में से लाल रंग ये स्पष्ट करता है कैसे महत्वपूर्ण जो सोच है वो सबसे पहले तो काम करती है और हर आवश्यक जो कौशल है उसके लिए एक मार्ग विकसित करती है, और ये मान्यताओं को पहचानने, बहस का मूल्यांकन करने और निष्कर्ष निकालने के लिए कह सकते हैं बनी होती है। तो उस आधार पर आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां। संयुक्ता पाणिग्रही किससे संबंधित है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली या कुचिपुड़ी? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो थोड़ा सा पहले प्रश्न पर नजर डालते हैं। जो संयुक्ता पाणिग्रही नाम यहाँ पर लिखा है ये भारत की एक नृत्यांगना थी, जो कि जो उड़ीसी नृत्य है ऑप्शन ए वाला आपका जो लिखा हुआ है इसके लिए प्रसिद्ध थी। तो यही आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और उड़ीसी नृत्य के क्षेत्र में आने वाली वे पहली उड़िया महिला जो है वो थी। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि पूछा जाएगा तो इनको पुरस्कार कौन सा मिला है, तो इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो मिल चुका है। जन्म इनका हुआ था 1944 में ब्रह्मपुर में, और मृत्यु इनकी 1997 में जो है वो हुई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। गौतम बुद्ध का नाम जो है वो क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, आनंद या महावीर? चार ऑप्शन है, आपको बताना है गौतम बुद्ध जो है उनका नाम जो है वो क्या था। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध जो है इनके बारे में यदि बात करें, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुई थी यदि आपसे पूछा जाए, तो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, क्योंकि अधिकतर यहीं से जो प्रश्न है वो इसमें पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध जो है इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो राजकुमारी यशोधरा जो है इनकी पत्नी का नाम था, और बच्चे का नाम राहुला था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां। लेड परऑक्साइड Pb3O4 कहा जाता है। ये जो आप ये साथ में नंबर देख पा रहे हैं ये नीचे लिखा रहता है कुछ इस प्रकार से Pb3O4। आपको बताना है लेड परऑक्साइड किसको कहा जाता है? लाल सिंदूर को कहा जाता है, लाइम स्टोन को कहा जाता है, लाल दवा को कहा जाता है या स्पिरिट को कहा जाता है। यहाँ पर जो सिंदूर लिखा है इसमें दाम में बड़े ऊ की मात्रा लगती है। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी सुपर टेट का पेपर देंगे आगामी जब भी आएगा 30-35 साल बाद, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि लाल सिंदूर को कहा जाता है लेड परऑक्साइड, यानी कि Pb3O4। इसके साथ यहाँ पर जो ऑप्शन सी में लाल दवा लिखा हुआ है ये भी काफी बार पूछा जाता है। लाल दवा जो है इसका यदि रासायनिक नाम पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को यदि हम बात करें लिखने में तो लिखते हैं KMnO4। ये आपका होता है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको कहा जाता है लाल दवा। बात करें जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है स्प्रिट, स्प्रिट की बात करें तो इसे हम कहते हैं मेथिल अल्कोहल, एथिल नहीं मेथिल अल्कोहल, और सूत्र इसका क्या हो जाएगा CH3OH। तो स्प्रिट को हम कहते हैं मेथिल अल्कोहल। और यहाँ पर जो ऑप्शन बी में लिखा है लाइम स्टोन, ये आपका होता है चूना पत्थर, जो कि आपकी एक अवसादी चट्टान जो है इसका उदाहरण होता है। ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न 13।
निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में मनसबदारों की अधिकतम संख्या थी? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि किस मुगल सम्राट के दरबार में मनसबदारों की जो संख्या है वो अधिकतम थी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बी औरंगजेब बिल्कुल सही हो जाएगा। औरंगजेब जो है उसके शासनकाल में मनसबदार अधिकतम संख्या में थे। अब मनसबदार जो शब्द है इसकी थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं। तो मनसबदार जो है शब्द अरबी भाषा से आया है। कहाँ से आया है? अरबी भाषा से जो है वो आया है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है किस भाषा से लिया गया है, जिससे जिसमें जो आपका मनसब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्या मनसब, इसका अर्थ होता है एक स्थिति या कह सकते हैं पद। और अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि सिकंदर और राजा पुरु के मध्य झेलम नदी के पास हाइडेस्पीस नामक जो जगह है उस पर हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ था? चार ऑप्शन है, 204 बीसी, 226 बीसी, 326 बीसी या 356 बीसी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 326 बीसी या कह सकते हैं 326 ईसा पूर्व में ये जो लड़ाई है वो हुई थी। किसके किसके बीच? तो सिकंदर और पंजाब के राजा जिनका नाम था पोरस या जिसको हम पुरु के नाम से जानते हैं, उनके बीच हाइडेस्पीस का युद्ध झेलम नदी के किनारे जो है वो हुआ था, जिसमें जो सिकंदर है उसको पंजाब के राजा पोरस का सामना जो है वो करना पड़ा था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी दरार घाटी में बहती है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सी नदी दरार घाटी में जो है वो बहती है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि नर्मदा जो आपकी नदी है ये आपकी एक दरार वाली घाटी में जो है वो बहती है, और ये भारत की चौथी सबसे लंबी नदी के अंतर्गत भी जो है वो आती है, जिसकी जो अगर गिनती बात करें चौथे नंबर पे तो गंगा, गोदावरी और कृष्णा के बाद जो है इसका नंबर आता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। जातियों के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने, न्यूटन ने, एडिसन ने या डार्विन ने? आपको बताना है कि जातियों के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी डार्विन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चार्ल्स डार्विन थे, इनका मत था कि जो प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा जो अपना विकास है वो करती है, और विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की जो नींव है वो भी जो है वो बना। और जो डार्विन है उसको इसलिए मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक के तौर पर भी माना जाता है। और जो प्रश्न में पूछा गया था जातियों के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो डार्विन ने जो है वो किया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही तरीका नहीं है? प्रश्न में यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है, इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला कह रहा है कि समस्या को सुलझाना, दूसरा कह रहा है कि नाटकीकरण, तीसरा कह रहा है समिति अवधि वाली योजनाएं बनाना, और चौथा कह रहा है भूमिका निभाना। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही तरीका नहीं है, आपको बताना है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि समिति अवधि वाली योजनाएं बनाना, ये आपका सही तरीका नहीं है सामाजिक विज्ञान की शिक्षा देने के संबंध में यदि बात की जाए। बाकी अन्य ऑप्शन को भी एक बार देख लीजिए, जैसे कि समस्या को सुलझाना होता है तरीका, नाटकीकरण भी है, भूमिका निभाना भी है आपका, परंतु सी वाला ऑप्शन जो है वो नहीं है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। अंडमान की आदिवासियों के पूर्वज निम्नलिखित में से किस मूल के थे? मंगोल के थे, ऑस्ट्रेलियाई थे या नेग्रिटो थे या कांकंसियाई जो है वो थे? बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन है, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी नेग्रिटो जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न आगे देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया और थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना प्रश्न 19। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर आपको गलत कथन जो है वो छांटना है, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है, सही नहीं है। पहला कह रहा है ऑप्शन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित किया गया था। दूसरा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र दिल्ली में आयोजित किया गया था। तीसरा कह रहा है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी जो समूह है उनके बीच विभाजित किया गया था। चौथा कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता पार्टी के पहले निष्ठावान समर्थकों में से एक थे। आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र दिल्ली में आयोजित किया गया था। आप कहेंगे बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ए ओ ह्यूम ने जो कांग्रेस है उसको 1885 में, जो कि पहला वाला देखिए यहाँ पर कथन लिखा हुआ है, इसमें मुंबई में जो है वो स्थापित जो है वो किया था। और इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऐसे बहुत से पार्टी के जो शुरुआती समर्थक थे उनमें से सभी जो है वो देखने को उसमें मिले थे। और ये तो आपका यहाँ से आपको प्रश्न पता चल गया कि बी वाला जो है यहाँ पर गलत है। उसके साथ साथ दिसंबर 1907 के संबंध में यदि बात करें, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, 1907 में सूरत सत्र में जो है वो कांग्रेस नेता दो समूहों में बढ़ गए थे। एक आपका नरम दल था और एक आपका गरम दल था। तो जो पुराने नेता नरम दल में शामिल थे, जबकि जो गरम दल है उसमें नए नेता शामिल थे। दोनों जो समूह थे उनकी जो असहमति, उसका कारण बंगाल का विभाजन जो है वो बना था। तो ये भी एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। ऑप्शन ए गुरु हरिकिशन, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो नाम भी आप बता सकते हैं वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके, या ऑप्शन ABCD टाइप करके भी बता सकते हैं। तो अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और कंप्लीट प्लेलिस्ट, इससे पहले के जितने पार्ट हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।